हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ARK रिप्रेजेंटिंग NRK9। डियर स्टूडेंट्स, जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए लगातार वन बाय वन इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज, जी हाँ चैप्टर वाइज यहाँ डिस्कशन चल रहा है। और आपके लिए बेटा अब CS स्टूडेंट्स यहाँ एग्जाम जी आने वाले हैं और उसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज, जी हाँ मतलब ये नहीं कि बुक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी ही बुक इंपॉर्टेंट है, सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, बट एक्चुअली उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो कहीं ना कहीं बेटा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज पे अटेंशन। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, बिफोर द स्टार्ट दिस सेशन, डू वन थिंग, यू नो व्हाट, सब्सक्राइब दिस चैनल। जी हाँ, इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। एक्चुअली क्यों बेटा ऐसा कह रहा हूं आपको करने के लिए कि उसका रीजन है, सिंपल सी बात है। जब आप देखिए इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी अपडेट्स होंगे, जी हाँ एग्जाम अपडेट्स होंगे, वो आप तक इजीली पहुंच जाएंगे और आपको एडवांस में इंटीमेशंस मिलती रहेंगी। ऑलराइट, सो यहां साथ साथ आपको क्वालिटी लेक्चर भी मिलेगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा। एक्चुअली सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताऊंगा, जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसका प्रैक्टिकली क्या इंपैक्ट होता है, प्रैक्टिकली उसे कैसे यूज किया जाता है, वो भी हम सारी बातें समझेंगे। सो सिर्फ एकेडमिक पॉइंट नहीं है, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, सो प्रोफेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, चलिए विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। बेटा यहां मैं बात करने वाला हूं, जो कि आप लोगों ने स्क्रीन पर देख लिया होगा, हम लोग बात करने वाले हैं बेटा बेसिक डिमांड एंड सप्लाई की बात करेंगे, देन उसके बाद में हम लोग बात करेंगे फॉर्म ऑफ मार्केट्स, कंपटीशन। ऑलराइट, सो बेटा ध्यान से अटेंशन पे कीजिएगा। पहले मैं आपको एक बार इंट्रोड्यूस करता हूं, फैमिली कर देता हूं। आई नो दैट वेरी वेल, आप में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 11 और 12 स्टैंडर्ड्स में इन कॉन्सेप्ट को समझा होगा। 11 में अक्सर ये बात स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं, बट मेरा पर्पस यहां सिर्फ आपको याद रखिएगा वापस 11th में लेके जाने का नहीं है। मेरा पर्पस यह है कि एक्चुअल इसका इंपैक्ट भी समझेंगे। ऑलराइट, सो हम लोग यहां एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे, इसको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में मैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी कहूंगा जो कि हो सकता है कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, बट दे आर प्रिपेयरिंग देयर सेल्फ फॉर CSEAT, सो उनको भी बेटा इजीली समझ में आएगा। ऑलराइट, सो बेटा समझते फटाफट से, आइएगा स्क्रीन पे आ जाइएगा फटाफट से। पहले कुछ बेसिक बात समझते हैं, फिर चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, चैप्टर तो पढ़ ही लेंगे यार, पहले क्या करेंगे, बेसिक बात समझेंगे। आइएगा, तो बेटा यहां हम लोग दो बातें समझेंगे। देखिए समझना, हम यहां बात करने वाले हैं बेटा दो खास बातों की। देखिए इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे जो हम लोग बेटा, आइए, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, थ्योरी एंड डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, इसको समझने के लिए बेटा मैं आपको एक छोटे से कुछ एग्जांपल से क्लियर करता हूं कुछ चीजें। ठीक है, ऑलराइट, देखिए एक बेटा थ्योरी है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग यहां पर इस बात से है कि अगर कोई कमोडिटी है, ठीक है, आप कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज, कोई भी बेटा प्रोडक्ट, ध्यान से स्क्रीन पे बेटा, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज आप अवेल करते हैं, या तो कोई प्रोडक्ट आप कंज्यूम करते हैं, सर्विसेज अवेल करते हैं। ऑलराइट, एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से पकड़ना बेटा। तो बेटा उसके प्राइस और उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड की रिलेशनशिप, डिमांड की रिलेशनशिप को समझेंगे। रिलेशनशिप सर, रिलेशनशिप मतलब बेटा समझाता हूं एकदम, इन दोनों के बीच बेटा लॉ ऑफ, जी हाँ लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच बेटा एक रिलेशनशिप होती है, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट हो मार्को, डायरेक्ट रिलेशनशिप। ये सर इनडायरेक्ट रिलेशनशिप क्या होती है समझाना, देखो बेटा समझना। इनडायरेक्ट रिलेशनशिप का मीनिंग यहां पे किस चीज से बेटा, अगर किसी कमोडिटी के, मान लीजिए कमोडिटी एक्स, एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, कमोडिटी एक्स, इस कमोडिटी एक्स की प्राइजेस अगर हाई हो रही हैं, मतलब अगर इसकी प्राइजेस बढ़ रही हैं, सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है, अभी समझाएंगे ना, अभी तुमको ये भी बताएंगे इसकी इंप्लीकेशन, सो प्लीज पे अटेंशन। ऑलराइट, अगर इसकी प्राइजेस बेटा हाई हो रही हैं तो अल्टीमेटली बेटा क्या होता है, उस कमोडिटी की डिमांड्स लो होने लग जाती हैं, लोगों की परचेसिंग पावर पे इंपैक्ट पड़ता है ना। मान लीजिएगा कोई पर्टिकुलर कमोडिटी है, ये एक सिंपल मैटर समझा रहा हूं ना, कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, अगर किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइसेस अगर हाई होती जा रही हैं तो अल्टीमेटली उस कमोडिटी की डिमांड भी कम हो जाएगी। ये एक जनरल मेथड है। ऑलराइट सर, बट प्रोवाइडेड एट सेटेरिस पैरिबस, ये बातें हों। अब सर सेटेरिस पैरिबस क्या होता है, मतलब the other things are remain constant, other things, अब समझाता हूं बेटा भी, other things are remain constant, other things मतलब other factors, जो कि जिसका इंपैक्ट प्राइस से और डिमांड से
नहीं पढ़ रहा हूं, मतलब एक जनरल मेथड कहता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी बन गया, अब गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइसेस हाई हो रही हैं, ऑलराइट, तब भी उसकी डिमांड मेंटेन है, वो मैं आपको समझाऊंगा आगे ना, वो आगे समझाऊंगा। पहले तो एक जनरल मेथड सीखना है हमको, बिल्कुल एक प्योर मेथड। क्या सिंपल सी लैंग्वेज में समझाया सर आपने कि अगर किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो अल्टीमेटली उसकी डिमांड पे इंपैक्ट आता है। अभी डीपली एनालिसिस करेंगे, लेकिन पहले बेसिक बात सर ने पढ़ा हुआ है, सर ये बेटा पढ़ा हुआ तो सुनो, और आगे भी बताएंगे सब चीजें बेसिकली एकदम अच्छे से बेसिक पॉइंट से क्लियर करेंगे, ताकि आप एक यू नो व्हाट एकेडमिक से इंडस्ट्रियल लेवल पे पॉइंट को, बात को समझ सकें। स्कूल वाला लेवल थोड़ा ना पढ़ना, अब तो प्रोफेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है ना। आइएगा सर, ये बात हमको समझ में आया, ठीक है। इन दोनों के बीच बेटा रिलेशनशिप आपने देखा होगा, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बन रहा है। ऑलराइट सर, ये एक बेसिक बात थी। अब देखो इसी बात को तो मैं यहां पर तुम्हारी थ्योरी से समझाता हूं अभी, बस फट से देखना है, झट से चलना है आगे। डिमांड इज एन इकोनॉमिक प्रिंसिपल रेफरिंग टू अ कंज्यूमर डिजायर्स टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एंड विलिंगनेस टू पे अ प्राइस फॉर स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज। यही हमने ऊपर समझा। ये देखो बेटा ध्यान से, कोई पर्टिकुलर कमोडिटी हमने डिसाइड की थी एक्स, ध्यान से बेटा, कमोडिटी एक्स डिसाइड की थी, जिसकी प्राइसेस अगर हाई होती हैं, अगर प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो डिमांड अल्टीमेटली उसकी कम आ जाती है। मींस दैट कि यहां पे क्या बात कर रहे हैं, डिमांड क्या है यहां पे बेटा, जनरली थी क्या बेटा, एक इकोनॉमिक प्रिंसिपल है। इकोनॉमिक प्रिंसिपल डिमांड क्या है बेटा, इकोनॉमिक प्रिंसिपल। ऑलराइट, ठीक है सर। अब ये लॉ ऑफ डिमांड क्या है, डिमांड तो हमने क्या समझा, इकोनॉमिक प्रिंसिपल जिसके लिए पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए आप कितना पे करने के लिए रेडी हैं। ऑलराइट, अच्छा, अब लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है उसको समझते हैं बेटा, बहुत सिंपल सिंपल बातें, तुम ध्यान से ध्यान दो बेटा एक बार। लॉ ऑफ डिमांड कहता है बेटा ध्यान से, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल मींस ceteris paribus, ceteris paribus, if price of a commodity falls, अगर प्राइस क्या हो गया बेटा, गिरने लग गए, the quantity of demand it will be rise, तो उसमें जनरली क्या होता है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। मैं यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डी स्टैंड्स फॉर डिमांड एंड पी स्टैंड्स फॉर प्राइस, बार बार आएगा बेटा, समझ लेते हैं ये पे ना। सो पी स्टैंड्स फॉर प्राइस, अगर प्राइसेस अगर फॉल होती हैं तो अल्टीमेटली उसमें डिमांड बढ़ने लग जाती है। कई सारे एग्जांपल से समझाएंगे अभी। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, देखो चलो एग्जांपल से समझाते हैं पहले। सपोज मार्केट में टमाटो ना बेटा, टमाटो आप परचेस करने गए, टमाटो का अगर प्राइस मान लीजिएगा आज का डेट में 40 रुपीज पर केजी है, ठीक है, तो एक नॉर्मल पर्सन हाफ केजी परचेस करेगा उसको, ठीक है। बट अगर कुछ दिनों बाद पता लगता है उसका प्राइस हो गया 20 रुपीज केजी, 20 रुपीज केजी, हाँ, तो अल्टीमेटली बेटा जो हाफ केजी कंज्यूम कर रहा था वो क्या करेगा, उसको हाई ज्यादा परचेस करना स्टार्ट करेगा। सेम ऐसे कई सारी कमोडिटीज के ऊपर एग्जांपल लेके समझेंगे। सो यहां देखेंगे बेटा, इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या होगा, राइज, देन द क्वांटिटी ऑफ द डिमांड विल बी डिक्लाइन। अब इसी के मान लीजिएगा अपोजिट कर दीजिएगा, अगर यही टमाटो के प्राइसेस या अनियन के प्राइसेस 50 या 60 रुपीज हो जाते हैं, 50-60 रुपीज, तो क्या वो सेम कंजम्पशन करेगा? जी हाँ, 1 केजी का सेम कंजम्पशन करेगा? नहीं, वो कोशिश करेगा बेटा क्या, अब उसको कंजम्पशन उसका कम करने की कोशिश करेगा, मतलब डिमांड विल बी डिक्रीज। इफ द प्राइसेस गोज अप देन द डिमांड विल बी गो डाउन। ऑलराइट, ये एक लॉ ऑफ डिमांड का सिंपल मेथड है, मैं यहाँ पे बहुत डीपली एनालिसिस करके बताऊंगा, लेकिन पहले बेसिक पकड़ लो, है ना। ऑलराइट सर, ये भी हमें क्लियर हो गया ना। इधर अदर वर्ड्स, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अभी अदर थिंग्स बीइंग इक्वल होगा, डिस्कस करेंगे क्योंकि उनका इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड विल बी मोर एट द लोअर प्राइसेस देन द हायर प्राइसेस, ये सिंपल सा मेथड है। क्वांटिटी डिमांडेड, जी हाँ, डिमांड बढ़ जाती है जब प्राइसेस लो हो जाती हैं। इसका सर मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल लो बेटा, टमाटो एक है ना, पर्टिकुलर बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं। टमाटो मान लीजिएगा एक इंसान सैलेड के लिए, सैलेड के फॉर्म में भी कंज्यूम करता है, और उसको एक वेजिटेबल यू नो व्हाट, कोई भी आपकी जो भी फेवरेट यू नो व्हाट सब्जी होगी मान लीजिएगा, उसको बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब पता लगा कि अगर टमाटो के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हैं तो सैलेड की फॉर्म में उसे कंज्यूम नहीं करेगा इंसान, वो अपनी नेसेसिटी को फुलफिल करने के लिए सब करेगा उसको इस्तेमाल। ऑलराइट, ठीक है सर, ये बात पकड़ में आया। अब बेटा यहां पे देखो बेटा, द लॉ ऑफ डिमांड डिस्क्राइब द फंक्शनल रिलेशनशिप। फंक्शनल रिलेशनशिप बेटा कैसे रिलेशनशिप होता है दोनों के बीच में, एक्चुअली लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग indirect relationship, prices goes up then the demand will be declined, all right, between the price and the quantity demanded. Among the various factors affecting the demand, price of the commodity is that the most critical factor. Now let's understand here, यहां पे देखो कुछ एग्जांपल दे रखे हैं इन्होंने, ध्यान से आओ बेटा, ध्यान से आओ। अगर प्राइस पर कहना है 80, द क्वांटिटी डिमांड 0। नाउ देखो ग्रेजुअली जैसे प्राइसेस फॉल हो रहा है, तुम देख रहे हो प्राइसेस फॉल हो रहा है, तो डिमांड क्या हो रहा है बेटा, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। डिमांड यहां पे क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। ये जनरल मेथड एकदम लॉ ऑफ डिमांड का, ठीक है, जनरल मेथड है। आप देखेंगे यहाँ पे
जिस लेवल पे प्राइस 20 हो गया वहां पर इसकी डिमांड 1200 है। अगर प्राइसेस 30 हो रहा है तो 1000 है। अगर प्राइसेस बढ़ रहा है तो उल्टा इंपैक्ट हो रहा है, क्या उसकी डिमांड डिक्लाइन हो रही है, डिमांड डिक्लाइन हो रही है। क्लियर हो रहा है ये? सिंपल है सर, एकदम समझ में आ गया। ऑलराइट सर, ऑलराइट। कर्व के मेथड के थ्रू भी आपने बेटा स्कूल्स में समझा होगा बहुत अच्छे से। ये देखिएगा यहां रिप्रेजेंट कर रहा है द प्राइजेस व्हेन द गोज डाउन, जब प्राइजेस कम होती जा रही हैं तो डिमांड देखिए इस फॉर्म में बेटा इंक्रीज हो रहा है। एक्सेस समझ में आ रहे हैं आपको ये? ऑलराइट, ऑलराइट सर। अब देखो मैं यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखो इट मे बी ऑब्जर्व that with the price and the price per can, the demand for the can is reducing. The demand for can is reducing. Why? The prices per can is when the prices of per can is increased. अगर बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगा अल्टीमेटली उसका कम होता जाएगा। ये बहुत सिंपल सी बात है यार, बहुत सिंपल सी। अभी मैंने इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड या कोई टेक्निकल एस्पेक्ट डिस्कस ही नहीं करी है। अच्छा, फिर अलग कुछ एस्पेक्ट है बेटा, कहता है अजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। अजम्पशंस कह रहा है बेटा ये हमको मान के चलना पड़ेगा। देखिए लॉ ऑफ डिमांड में कुछ अजम्पशंस लेके चलनी पड़ती हैं, जैसे कि जनरली मैंने कहा कि अगर अदर फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, मतलब उनमें कुछ चेंज नहीं आ रहा, तो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप क्रिएट कर देगा, मतलब प्राइसेस इंक्रीज होने पे डिमांड डिक्रीज हो जाता है। ये एक जनरल मेथड बेटा मैं बता रहा हूं आपको, क्लियर एकदम? ऑलराइट सर। अब बेटा देखो ध्यान से बेटा, नो चेंज, अगर ये देखो ये बेटा फैक्टर्स हैं कुछ, है ना, ये फैक्टर्स हैं कुछ, अगर ये कांस्टेंट रहते हैं, अगर ये फैक्टर्स कैसे रहेंगे? कांस्टेंट। कांस्टेंट समझते हैं ना बेटा, अगर एज इट इज रहे, जैसे कहता है नो चेंज इन कंज्यूमर इनकम, कंज्यूमर का इनकम में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, या नो चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर उसी सेम कमोडिटी को इस्तेमाल कर रहा है, मतलब उसने कोई सब्स्टिट्यूट या अल्टरनेट फाइंड आउट नहीं किया। कंज्यूमर का इनकम पहले भी 100 रुपीज था, आज भी 100 रुपीज है। ऑलराइट, अगर उसका इनकम भी बढ़ रहा होगा, अच्छा इनकम हो रहा होगा, तो बेटा चाहे डिमांड कितना ही बढ़ता चला जाए वो कंज्यूम करेगा। क्लियर एकदम? कहता है नो चेंज इन फैशन, या कहता है नो चेंज इन द प्राइस रिलेटेड टू गुड्स। रिलेटेड गुड्स मतलब आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स, पीआर, रिलेटेड गुड्स, पीआर, तो कोई उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स में, अल्टरनेट गुड्स में भी क्या नहीं है, कोई चेंज नहीं है, तो आप ये समझ रहे हैं ना, आपको बेटा स्विच भी नहीं कर सकता है। नो एक्सपेक्टेशन फ्यूचर प्राइस चेंज और शॉर्टेजेस, ना ही ऐसा लगता है कि फ्यूचर में कोई प्राइसेस बदलेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है जब कोई लोगों को लगता है ना कि फ्यूचर में उसके प्राइसेस क्या होंगे, अल्टीमेटली बढ़ सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। इन दैट केस अगर बढ़ जाते हैं तो क्या करता है डिमांड, अब देखो इनमें रिलेशनशिप कॉमन आ जाएगा। मतलब अगर आपको लगा कि यार देखो अभी एग्जांपल समझो, कोविड 19 के दौर में एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइसेस भी आप जानते होंगे, लोग होर्डिंग करना स्टार्ट कर रहे थे। होर्डिंग क्यों कर रहे थे बेटा? क्यों स्टॉक करके रख रहे थे? उन्हें लग रहा था कि यार अगर ये लॉकडाउन कंटिन्यू रहा, इमरजेंसी कंटिन्यू रही, तो वो कैसे कंज्यूम करें चीजें। अल्टीमेटली क्या था, डिमांड हाई होती जा रही थी तो प्राइस भी हाई होती जा रही थी। क्या हो रहा है, डिमांड भी हाई हो रहा था क्योंकि लोग ज्यादा ज्यादा परचेज कर रहे थे, तो क्या हो रहा था अल्टीमेटली उसका इंपैक्ट प्राइसेस भी इंक्रीज हो रही थी। तो ये बेटा कह रहा है कि लॉ ऑफ डिमांड, आप सिंपली मेथड समझें, लॉ ऑफ डिमांड का मतलब एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। व्हेन द प्राइस गोज हाई देन द डिमांड विल बी डिक्लाइंड, सिंपल एकदम। बट प्रोवाइडेड कि इधर जो फैक्टर्स है ना बेटा, इनमें इनका ये कांस्टेंट रहे, जैसे फ्यूचर प्राइस चेंजेस है, या नो चेंज इन साइज, एज, कंपोजिशन, सेक्स रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन, एंड नो चेंज इन द रेंज ऑफ गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स, वैराइटीज अगर अवेलेबल नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम एंड वेल्थ ऑफ द कम्युनिटी। ये प्रोवाइडेड कि एक कम्युनिटी की यहां पर जो होने वाली इनकम है वो कैसी है। जैसे मान लीजिएगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक रिच कम्युनिटी की बात करेंगे, तो अगर वहां पे प्राइसेस हाई भी होंगी तो उनका डिमांड ऑलमोस्ट बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि वो रिच कम्युनिटी के पॉइंट से देख रहे हैं हम। एंड नो चेंज गवर्नमेंट पॉलिसी एंड द वेदर कंडीशंस, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं बेटा जिसके जिसके जिनमें कोई चेंज नहीं होगा तो लॉ ऑफ डिमांड एज इट इज अप्लाई होगा। अगर ये अप्लाई हो गई, ये चेंजेस अगर आ गए, ठीक है, गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी, इन दैट केस व्हाट विल हैपन। अब मान लीजिएगा गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं जी, पेट्रोल का प्राइस तो जानते हो ना यार, फ्यूल का प्राइस बढ़ गया है। अब यार एक आदमी को जान लीजिएगा उसकी नेसेसिटी है, उसे जो अपना काम नेसेसिटी करना है वो उतना तो कंज्यूम जो कर रहा है, जितना भी उसका व्हीकल फ्यूल कंज्यूम कर रहा है, उसकी जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स है पूरी करने के लिए, उतना तो वो परचेस करेगा ही करेगा। बात पकड़ में आ रहा है? तो यहां समझना बेटा, जनरली ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें अगर वो कांस्टेंट रहेंगे फैक्टर्स, जैसे कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, एग्जांपल के तौर पे देखो, कंज्यूमर इनकम है, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, फैशन, रेटेड प्राइस, फ्यूचर प्राइसेस, एज, कंपोजिशन, सेक्स रेशियो, गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम। ऑलराइट 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 सर, ऑलराइट ऑलराइट, पकड़ में आ गया सर। अब देखो ये आता है बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना पड़ेगा, पूरा ध्यान देना पड़ेगा। सर क्या देना पड़ेगा, आप समझो बेटा, असल खेल तो यहां से शुरू हो रहा है। कहता है लॉ ऑफ
डिमांड ना, लॉ ऑफ डिमांड के ऐसे कौन से एक्सेप्शंस हैं सर, ऐसे कौन से एक्सेप्शंस हैं, ऐसे एक्सेप्शंस हैं क्यों सर? ऐसा मतलब जनरली प्राइस एंड डिमांड के बीच बेटा कैसा होता है? नेगेटिव। कैसा होता है बेटा? नेगेटिव रिलेशनशिप। आपको बताए थे ना अभी, अगर प्राइसेस हाई होती हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है? डिमांड। लेकिन ये एक्सेप्शंस है कुछ ऐसे जहां पर इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप प्राइस एंड, याद रखिएगा, डिमांड के बीच पॉजिटिव क्या होगा बेटा? पॉजिटिव रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगी, पॉजिटिव रिलेशनशिप क्रिएट होगा। वापस याद रखो, पॉजिटिव रिलेशनशिप क्रिएट होगा मतलब अगर प्राइसेस बढ़ेगा तो अल्टीमेटली उसका डिमांड भी बढ़ेगा। सर मतलब प्राइसेस बढ़ेंगे तो डिमांड भी बढ़ेंगे, ऐसा कब होता है एक्सेप्शन के केस में? इसके दो बड़े रीजंस हैं बेटा, दो बड़े रीजन। ध्यान से ध्यान दो यार, बहुत ध्यान दो, बहुत ध्यान दो, ठीक है? देखो बेटा, एक है बेटा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है? और एक है बेटा इनकम इफेक्ट। दोनों ही समझाता हूं अभी, तो तुम बस एक बार ध्यान से समझो, है ना? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और एक इनकम इफेक्ट, ठीक है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बेटा, सर रॉबर्ट गिफन ने, जी हाँ, इन्होंने एक रिसर्च किया और रिसर्च में उन्होंने ये स्टडी किया, 19वीं सेंचुरी की रिसर्च थी बेटा, ये स्पेसिफिकली बता दूं मैं आपकी जानकारी में डालने के लिए, कि कुछ प्रोडक्ट्स में एक नेगेटिव पॉजिटिव रिलेशनशिप क्रिएट हो जाती है प्राइस एंड डिमांड के बीच में, एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है सर। जैसे समझना, समझना एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से पकड़ना बेटा, बहुत ध्यान से, ठीक है? इस रिलेशनशिप को हटाते हैं, ये हमने डिस्कस किया है अभी, ये जर्नल एक रिलेशनशिप है। अब समझो बेटा, बहुत ध्यान सुनना बेटा, ध्यान से, पे अटेंशन। देखो, आपने नाम सुना हो गिफन गुड्स, नहीं सुना है, फर्स्ट टाइम सुने तो गिफन गुड्स का नाम सुन लीजिएगा। गिफन गुड्स बेसिकली होते हैं इंफीरियर गुड्स। क्या सर? गिफन, ये जो सर रॉबर्ट गिफन थे उन्हीं के नेम पे ये इसको यू नो व्हाट डेडिकेट किया गया है, गिफन गुड्स। गिफन गुड्स बेटा जनरली कौन से होते हैं? इंफीरियर बोलते हैं, इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स, ठीक है? इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स क्यों बोलते हैं अभी समझाते हैं, देखो तुम ध्यान देखना बेटा, पकड़ना बेटा, चीज पकड़ना, बात को पकड़ना, छोड़ना देना। ऑलराइट, समझेगा कैसे? देखिए, गिफन गुड्स का मीनिंग इंफीरियर गुड्स है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ब्रेड, ठीक है? एग्जांपल लेना ब्रेड। अच्छा, ये एक इंफीरियर गुड है, एक सुपीरियर गुड बेटा, सुपीरियर गुड। सुपीरियर गुड्स में हम लोग बोलते हैं मीट। आप खाते नहीं, अच्छी बात है, मैं भी खुद कंज्यूम नहीं करता हूं, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, अगर इनकी प्राइसेस में कंपेयर करें। अच्छा, ब्रेड मान लीजिएगा, ब्रेड का प्राइस है बेटा 20 रुपीज, ठीक है? ब्रेड का प्राइस क्या है? 20 रुपीज पर केजी। और मीट का प्राइस है बेटा, एग्जाम्पल मान लीजिएगा यहाँ पे 70 रुपीज पर केजी। क्लियर है? ध्यान से, ध्यान से, एकदम ध्यान से, ठीक है? देखना बेटा, अब ब्रेड की देखो प्राइसेस कितने बेटा? 20 रुपीज, ठीक है? 20 रुपीज, क्लियर? यहां हम एग्जाम्पल पे कोड कर लेते हैं, यहां पर इसकी डबल ही प्राइस मान लेते हैं, चलिए एक बार, 40 रुपीज, 40 रुपीज प्राइस है मीट का। ब्रेड का प्राइस 20 है और 40 किसका है बेटा? मीट का। अब क्या हुआ बेटा? ब्रेड के प्राइसेस गिर गए, ध्यान समझना, ब्रेड के प्राइसेस गिर गए। ब्रेड के प्राइसेस गिरने से क्या हुआ? जो आदमी इसे कंज्यूम कर रहा था 20 रुपीज पर केजी पे ना, अब इसका प्राइस आज इसका 10 रुपीज पर केजी है, ठीक है? 10 रुपीज पर केजी है, तो वो 1 केजी जो यहां पे कंज्यूम कर रहा था वो कॉन्स्टेंटली 1 केजी ही यूज करेगा। तुम ध्यान से देखना, मतलब यहां उसका प्राइस, ध्यान से देखो बेटा, क्या हुआ? कम हो गया, प्राइस उसका कम हो गया, प्राइस उसका कम हो गया। ये आप देखना, रिलेशनशिप को समझना, प्राइस कम हो गया, 20 रुपीज से 10 रुपीज हो गया। वो पहले कंज्यूम उसको कर रहा था एक पर्सन जो कि उसका पर केजी यूज करता, उसको 1 केजी यूज करता है, ठीक है? अच्छा सर, यहां पर उसने बेटा उसके 10 रुपीज अब सेविंग हो रही है, पहले क्योंकि 20 स्पेंड करता था वो उस पर, अब 10 रुपीज की सेविंग हो रही है। ऐसा तो नहीं है ना बेटा, क्योंकि उसका सफिशियंट, उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, 1 केजी से उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, तो ये जो है नहीं एक्स्ट्रा खाएगा बेटा, तो वो तो उतना ही कंज्यूम करेगा। अब क्या हुआ? 20 से जब 10 रुपीज हुआ तो 10 रुपीज की सेविंग स्टार्ट हुई। अब यहां पे अगर ध्यान से देखिए बेटा, प्राइजेस तो फॉल हो गई, क्या डिमांड भी फॉल हो गई उसकी? नहीं, डिमांड उसकी फॉल नहीं हो रही है। ध्यान से अगर आप देखें तो, नहीं आया? तुम ध्यान से देखो बेटा, यहां अगर 20 रुपीज उसकी प्राइस है
और आज उसकी कमोडिटी की प्राइस 10 रुपीज हो जाती है जिसको वो कंज्यूम कर रहा था, तो वो बेटा अल्टीमेटली 10 रुपीज उसके सेविंग हो गई, इनकम हुआ, उसको बचा ना, मतलब अलग से इनकम नहीं, उसी की इनकम में सेव हुआ, और 10 रुपीज जो उसका बचा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा स्क्रीन पे, तो 10 रुपीज जो सेव हुआ बेटा, वो 10 रुपीज जो सेव हो रहा है, वो क्या, यहां ध्यान से देखो क्या उसकी डिमांड को इंपैक्ट कर रहा है? नहीं, क्योंकि जितना वो कंज्यूम कर रहा था वो सेम कंज्यूम यहाँ पे कर रहा है। इसी को समझते हैं, देखो आओ। कहते हैं गिवन गुड्स क्या है जनरली, इन द केस ऑफ द सर्टेन इंफीरियर गुड्स, ये सब में नहीं होता बेटा, इंफीरियर गुड्स के केसेस में ऐसा होता है जब आदमी अपनी, जैसे मान लीजिए एक ब्रेड एंड यू नो बेटा एक बेसिक नीड्स है, जैसे ब्रेड है, राइस है, वीड्स हैं बेटा, ये क्या है, इंफीरियर गुड्स की कैटेगरीज हैं, ठीक है। ये आदमी कॉन्स्टेंटली देखिए ये कंज्यूम करता है, ठीक है। तो कहता है गुड्स कॉल्ड गिवन गुड्स, कहता है कौन से गुड्स, गिवन इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं बेटा, गिवन गुड्स, ऑलराइट। ये रॉबर्ट, देखो सर रॉबर्ट गिफन के नाम पे था, ये 19th सेंचुरी की एक रिसर्च से बेटा, 19th सेंचुरी की मैं आपकी जानकारी में डाल दूं, जिसमें व्हेन द प्राइस फॉल, जब प्राइस गिर जाती है, जैसे हमने देखा ब्रेड की प्राइस गिर गई, तो क्वाइट ऑफ्टन लेस क्वांटिटी विल बी परचेज्ड देन बिफोर द, बिकॉज ऑफ द नेगेटिव इनकम इफेक्ट। नेगेटिव इनकम इफेक्ट मतलब क्या हुआ, उसका इनकम क्या हुआ अल्टीमेटली, पहले वो 10-20 रुपीज पर केजी स्पेंड कर रहा था, अब वो 10 रुपीज पर केजी स्पेंड कर रहा है, तो यहाँ पे जो चेंज आया 10 रुपीज, वो उसको बेटा इनकम इफेक्ट हुआ, ऑलराइट। एंड द पीपल इंक्रीजिंग द प्रेफरेंस फॉर अ सुपीरियर कमोडिटी, अब क्या होगा अल्टीमेटली बेटा, दे विल स्टार्ट टू प्रेफरेंस इन सुपीरियर कमोडिटी। तो यहाँ पे जो 10 रुपीज सेव हो रहा है, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से, यहाँ 10 रुपीज उसको सेव हो रहा था यहाँ पर, वो उसके लिए कहां उसको लगाना पसंद करेगा, इन्वेस्ट करेगा, वो आई मीन कंज्यूम करना पसंद करेगा मीट में। मीट में अगर वो मीट परचेज कर रहा था, अभी ना मीट परचेज कर सकता है, क्यों कर सकता है सर, देखिए इसका रीजन देखिएगा, बिकॉज पीपल इंक्रीजिंग द प्रेफरेंस फॉर सुपीरियर कमोडिटी विद द राइज इन देयर रियल इनकम। जो 10 रुपीज यहां पर उसकी सेविंग्स हो रही वो बढ़ी ना, अलग से इनकम थोड़ा बढ़ी है, उल्टा वो इनकम जो उसकी 20 रुपीज स्पेंड करता उसमें कम हो गया, तो आप सुपीरियर गुड्स परचेज कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ गिवन गुड्स कैन इंक्लूड द ब्रेड एंड द राइस एंड द व्हीट। अब यहां क्या होगा, दोनों में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप क्रिएट हो गई, अदरवाइज लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। इनडायरेक्ट रिलेशनशिप किसके बीच है, प्राइस एंड डिमांड के बीच, मतलब प्राइसेस अगर फॉल होती हैं तो डिमांड इंक्रीज होता है, क्लियर क्लियर एकदम। बट यहां अगर आप ध्यान से देखें, यहां ध्यान से अगर देखें बेटा, यहां क्या हो रहा है, इस केस में एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइसेस जब यहां पर देखा उसने, इनकम इफेक्ट उसका हुआ कैसे, जब 20 रुपीज उसका पर केजी था, इंफीरियर गुड्स की प्राइसेस अगर डिक्रीज हो जाती हैं, वो डिक्रीज होकर 10 रुपीज हो जाते हैं, 10 रुपीज की इनकम सेव होने स्टार्ट हुई, 20 स्पेंड कर रहा था 10 स्पेंड कर रहा है, वही 10 रुपीज स्पेंड करेगा किसके ऊपर बेटा, मीट के ऊपर। तो देखो यहां पर जो पहले स्पेंड हो रही थी कहां पर, अब जबकि मीट की प्राइसेस कैसी बेटा, हाई, मीट का प्राइसेस कैसा हाई, लेकिन उसका क्या हुआ, इंफीरियर गुड्स की प्राइसेस कम होने की वजह से उसने अब क्या करना स्टार्ट कर दिया, परचेस करना, मीट परचेस करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर देखो यहाँ पे डिमांड अगर मीट का बढ़ रहा है और प्राइसेस भी उसकी हाई हैं, देन यहाँ पे क्या हुआ बेटा, एक एक डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया प्राइस एंड डिमांड के बीच में। और इट्स सिंपल सी बात थी, हम समझ लिए। एक बेटा एक्सेप्शन और समझो। अच्छा एक बार सोचो, ये बेटा ये ना आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील्स मतलब होता है जो स्टेटस सिंबल्स बन जाते हैं, क्या बेटा, स्टेटस सिंबल। अच्छा एक बात सोचना, स्टेटस सिंबल का मतलब क्या है, अब देखो डिमांड, जैसे डायमंड है, समझना डायमंड है, डायमंड का प्राइस अगर हाई है, डायमंड का प्राइस अगर हाई है, पी स्टैंड्स फॉर प्राइस, तो उसका डिमांड भी हाई रहेगा, क्यों रहेगा समझना। ये स्टेटस सिंबल है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल मान लीजिएगा जिनको जिनको लेना है डायमंड, वो शो ऑफ करते हैं, जिनके लिए स्टेटस सिंबल है वो एक, कि हाँ भाई यार ये तो बंदा डायमंड यूज करता है, तो उस ग्रुप के लिए कोई इंपैक्ट ही नहीं है। इवन डायमंड परचेस करना, डायमंड जितना महंगा होता जा रहा है उसका प्राइस जितना जितना हाई होता जा रहा है, उसका डिमांड भी इंक्रीज होता जा रहा है बिकॉज ऑफ स्टेटस सिंबल। ऐसे एक और बताऊं, एंटिक पेंटिंग्स हर कोई तो लेगा नहीं, लेकिन हाँ जो ग्रुप ऑफ सर्टेन पर्सन है, जी हाँ एक रिच कम्युनिटी है, तो अगर अगर बेटा अगर प्रिंटिंग की प्राइसेस हाई हो रही है, एंटिक पेंटिंग्स ना, इन दैट केस तो आप समझिएगा उसकी प्राइस हाई हो रही है, डिमांड भी हाई हो रही है, डिमांड हाई हो रही है क्योंकि ऐसे लोग जो कि रिचेस्ट कम्युनिटी से हैं वो उसको ऐसा स्टेटस सिंबल यूज करते हैं। देखो sometimes certain commodities are demanded just because they happen to be expensive or prestigious goods, all right, have a snob appeals, they satisfy the artistic desires to preserve exclusiveness for a unique goods। तो पहला एक्सेप्शन क्या देखा बेटा हमने, गिफन गुड्स। दूसरा बेटा हम क्या रखेंगे, याद रखेंगे, आर्टिकल्स ऑफ स्नोब अपील्स, आर्टिकल ऑफ स्नोब अपील्स एंड स्पेकुलेशन।
वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल इज कोविड 19 स्पेकुलेशन। जब मार्केट स्पेकुलेट होता है, जैसे लगता है फ्यूचर में इसके प्राइस क्या होंगे, बहुत हाई हो जाएंगे, तो आज का डेट में नॉर्मली उसका प्राइस मान लीजिए 10 रुपीज है, और आपको लग रहा है कि उसका प्राइस फ्यूचर में क्या हो जाएगा 30 रुपीज। तो क्या होता है, ऐसा लेवल पे डिमांड हाई हो जाता है, और जब डिमांड हाई हो रहा है तो उसका प्राइस भी बढ़ रहा जाएगा और डिमांड भी हाई होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग क्या करते हैं, होल्ड करना स्टार्ट करते हैं। देखो अभी एग्जांपल दे तो कोविड-19 के अंदर हुआ था, आपको याद होगा, when the people speculate about the changes in the price of the community, speculative, what are the speculate, ऐसा लगता है उन्हें, in the future they may not act according to the law of demand at the present price. Say when the people are convinced that the price of particular commodity will rise still further, मतलब लोगों को लगता है कि प्राइसेस बढ़ेंगी आगे, then they will not contract with their demands, उनकी डिमांड जितनी उतना नहीं लेते हैं, वो एक्सेसिव लेते हैं। ये बहुत जनरल एग्जांपल अभी कोविड में आप लोगों ने देखा होगा। With the given prices rise, on the contrary, they may purchase more for the purpose of hoardings, मतलब स्टॉक करना स्टार्ट कर देते हैं कि भैया पता लगा यार लॉकडाउन 20 दिन के लिए हो गया, या लोगों को लगा यार कमोडिटी बहुत महंगा हो जाएगा, तो वो एडवांस में खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर है बेटा? यहां पर कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आ रहा है? ऑलराइट सर। एक है बेटा कंज्यूमर साइकोलॉजिकल बाइज एंड इल्यूजन। अब ये समझना बेटा, इसका मीनिंग समझना। एक इल्यूजन है, मान लीजिएगा, एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं, समझो। एक फॉरेनर है बेटा, फॉरेनर है, वो इंडिया आया, ठीक है, इंडिया आया। अब एक कमोडिटी एक्स है, मान लीजिए वो परचेस करता है, एक बैग है, वो बैग परचेस करता है, उसे बहुत अच्छा लगा। जनरली उस बैग का प्राइस है ना 50 रुपीज है, पर एक शॉपकीपर ने सोचा यार इस फॉरेनर को क्या पता होगा, यार इस फॉरेनर को तो कुछ नहीं पता होगा प्राइसेस के बारे में सच, तो उसने उसके लिए चार्ज कर लिए, मान लीजिएगा 100 रुपीज, है ना, पर बैग। अब यहां पे ये मत बोलना सर ये तो इलीगल है, ये वो है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ये एक्चुअली एक इल्यूजन की वजह से भी डिमांड्स और प्राइसेस में रिलेशनशिप बन जाती है। अब बेटा क्या हुआ, उसने ये बैग को यूज किया और उस फॉरेनर को लगा ये बैग तो बहुत अच्छा लगा, उसका क्वालिटी भी अच्छी है। अल्टीमेटली क्या कह रहा, उसने खुद वो प्रोडक्ट उसका, जबकि उसकी प्राइसेस कैसी थी बेटा, हाई कर दी। यहां पर उसने प्राइसेस उसकी हाई हुई थी बैग की, उसने लेकिन कंज्यूम इसको यूज किया बैग को, उसको लगा बहुत अच्छा, उसने एक्स्ट्रा क्वांटिटी और खरीद ली। जी हाँ, उसने और एक्स्ट्रा क्वांटिटी खरीद ली। क्यों? इस इल्यूजन में कि यार क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, प्राइसेस के ठीक है, क्वालिटी अच्छी है, मीन डिमांड बढ़ रहा है, क्योंकि प्राइस उसको 100, उसको ये नहीं पता, मींस उसके एक्चुअल उसको प्राइस नहीं पता, इल्यूजन में वो खरीद रहा है उसको, तो वो क्या कर रहा है, अच्छी क्वालिटी की वजह से, जी हाँ, क्वालिटी की वजह से, क्वालिटी, उसने उसकी डिमांड भी और कर दी, मतलब उसने और एक्स्ट्रा परचेज कर लिए। तो यहां पर भी एक बेटा रिलेशनशिप कैसा हो गया, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। ये बेटा चार यहां पे इंस्टेंस दे रखे हैं। वैसे तो बेटा मैं आपको बता दूं एक्सेप्शन की कैटेगरी अगर हम लोग देखने बैठे हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग, अगर मैं बाहर जाके बात करूं तो लगभग 10 to 15 इजिली एक्सेप्शंस क्रिएट हो जाते हैं, इजिली 10 to 15 एक्सेप्शंस क्रिएट हो जाते हैं जहां प्राइस एंड डिमांड के बीच के रिलेशनशिप क्रिएट होती है ऑलरेडी एक्सेप्शन में। बट जनरली लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। एक्सेप्शंस की अगर बात करें तो गिवन गुड्स हमारे सामने यहां पर एग्जांपल के तौर पे बेटा आर्टिकल ऑफ स्नो अपील्स है, स्पेकुलेशंस हैं, कंज्यूमर साइकोलॉजिकल बाइज एंड यू नो व्हाट इल्यूजन, ये ऐसे कुछ एक्सेप्शंस यहां पे आपकी बुक में डिस्कस किए हैं। तो बेटा यहां पे मैंने अभी तक डिस्कस किया आपसे लॉ ऑफ डिमांड, बहुत सिंपल से बात डिस्कस किया, कोई अलग कुछ भी नहीं ऐसा अभी तक टेक्निकल एस्पेक्ट्स में डिस्कस किए हैं। अभी तो बेटा चीजें स्टार्ट होंगी, एक तो सिंपल बात समझा रहे हैं तो ऑलराइट, ठीक है सर, क्लियर है, हमको समझ में आ गया यहां तक का बात। आप सुनो बेटा लॉ ऑफ सप्लाई, इसको हमें लॉ ऑफ सप्लाई को जब भी समझना है बेटा तो समझना, इसको स्टडी करना है फ्रॉम सेलर या हम बोलेंगे प्रोड्यूसर, कोई दूसरी पार्टी हो सकती है, प्रोड्यूसर पर्सपेक्टिव से। मतलब आप इसे कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से मत देखिएगा, इसको तो समझना, लॉ ऑफ सप्लाई को समझना है तो बेटा किसके पर्सपेक्टिव से देखेंगे हम लोग, सेलर के या प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से। इसका मीनिंग समझाता हूं, पहले समझना क्या होता है बेटा, एक मजे की बात समझना, P stands for प्राइस एंड S stands for सप्लाई। कहते हैं प्राइजेस अगर हाई होती है ना तो सप्लाई भी बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होता समझना, एक प्रोड्यूसर है बेटा, एक प्रोड्यूसर है, वो एक कमोडिटी मैन्युफैक्चर करता है मान लीजिएगा, जिसका प्राइस है मान लीजिएगा आज का डेट पे 100 रुपीज, ठीक है, ₹100। अब उसको पता है कि नियर फ्यूचर में क्या हो रहा है, प्राइजेस हाई हो रहे हैं। ध्यान सुनना बेटा, नियर फ्यूचर में उसके प्राइजेस हाई हो रहे हैं। लाइक यहां जो 100 है वहीं उसको पता लगा, ये क्वांटिटी बेटा एक्स, मतलब सप्लाई कर रहा है क्वांटिटी मान लीजिएगा 1 यूनिट सप्लाई करता है बेटा वो, उसके रुपीज कितने हैं 100।
ओके, जिसमें वो अर्न करता है एक प्रॉफिट, ध्यान सुनना बेटा, अर्न करता है प्रॉफिट 50 रुपीज पर यूनिट। याद रहेगा, पर यूनिट कितना बेटा प्रॉफिट अर्न कर रहा है 50, ठीक है। अब उसको पता लगा कि प्राइसेस क्या हो रही है बेटा इस पर्टिकुलर कमोडिटी की, हाई हो रही हैं, ठीक है, हाई हो रही हैं, मतलब 100 रुपीज से उसको लग रहा है कि आने वाले टाइम में कितनी हो जाएगी 200। अब ध्यान सुनना बेटा, वो सप्लाई बढ़ाएगा बिकॉज सप्लाई इसलिए इंक्रीज करेगा बिकॉज फॉर मेकिंग व्हाट मोर प्रॉफिट, फॉर मेकिंग मोर प्रॉफिट। सर कैसे? ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से 100 रुपीज पे उसका प्रॉफिट हो रहा था बेटा 50 रुपीज, अब वो 200 की प्राइसेस हो रही हैं तो कितना अर्न करेगा वो बेटा? अगर प्राइसेस हो जाएंगी 200 तो बेटा कितना उसका 50% मार्जिन हिसाब से 100 रुपया उसका क्या हुआ बेटा प्रॉफिट। अब तुम ध्यान से देखो बेटा, तो वो एक यूनिट जहां बना के बेच रहा था, अब वो क्या करेगा, वो बनाएगा ज्यादा यूनिट्स, वो बनाएगा यहाँ पे 2 यूनिट, अल्टीमेटली बेटा 2 यूनिट पे उसको कितना प्रॉफिट होगा 200, यहां कितना हो रहा था 50। तो यहां बेटा सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर हम बोलेंगे प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए देखते हैं क्योंकि जब किसी भी कमोडिटी की प्राइसेस हाई होती हैं तो अल्टीमेटली सप्लाई भी उसकी इंक्रीज कर जाती है। क्यों कर जाती है? ताकि क्या हो सके उसमें, उस सिचुएशन में जो सप्लायर सेलर है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके। अपोजिट ऑल्सो ट्रू, मजे की बात सुनना यहां पे, अगर प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगी तो सप्लाई भी उसकी कम होती चली जाएगी, क्योंकि यहां पर प्रोड्यूसर या सेलर को बेटा, प्रोड्यूसर या सेलर को क्या होगा, लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा ना, मतलब उसको नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। जैसे मान लीजिएगा 200 का प्राइस आप अपोजिट लेके जाओ, अब वो 100 हो गया, 100 से वो 50 हो गया, 100 हुआ फिर वो 50 हो गया, तो यहां पे देखो वहां पे उसको 50% मार्जिन 50 रुपीज कर रहा था, यहाँ पे यहाँ 25 करेगा। ऐसे जैसे जैसे प्राइसेस कम हो जाएंगी इससे क्या होगा, सेलर या प्रोड्यूसर को प्रॉफिट कम होता चला जाएगा, इसलिए वो सप्लाई भी कम कर देते हैं। ऑलराइट, क्लियर है? एक सिंपल सा मेथड है बेटा, सिंपल सा, देखो सप्लाई रिप्रेजेंट्स हाउ मच द मार्केट कैन ऑफर, मार्केट कितना ऑफर कर सकता है, मतलब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम, सेलर के या प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्यों? क्योंकि दे वांट टू मेक मैक्सिमम प्रॉफिट। द क्वांटिटी सप्लाइड रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई, कितना करना चाहते हैं, किन कर सकते हैं, वन रिसीविंग अ सर्टेन प्राइस, एक लेवल ऑफ प्राइस पर। द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ दैट गुड्स और सर्विसेज दैट द प्रोड्यूसर्स are prepared to offer for sale at a set price over a period of time, एक time period तक। all right, the supply means a schedule of the possible prices and amounts that would be sold to each price. Supply is not the same concept as a stock of something in existence. For the examples, the stock of commodity X in Delhi means the total quantity of commodity X in existence at that point of time, but it's not a supply in that point of view. Okay, whereas the supply of commodity X in Delhi means the quantity actually being offered for sale in the market over a specified period of time. पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अगर मैं आपको, अगर आपने बेटा ये बात समझी तो ये आपको एक कॉन्सेप्ट ही क्लियर है। जैसे यहाँ पे देखो बेटा, विद एन इंक्रीज, ध्यान से स्क्रीन पे, विद एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स, प्राइस ऑफ द गुड्स क्या कर रहा है बेटा, विद इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स द प्रोड्यूसर इज विलिंग टू ऑफर मोर क्वांटिटी इन द मार्केट प्लेस फॉर सेल। व्हाई? because at this point of time, you know what, he wants to earn more profit. If the prices, you know what, goes up, अगर prices बढ़ रही, the price goes up, मतलब prices अगर बढ़ा तो supply भी बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि seller wants to make more profit. If the prices go fall, in that case what will happen, the supply will, you know, limit the supply of the commodities, वो कम कर देगा। क्यों? ताकि उसको profit क्योंकि कम हो रहा है। क्लियर एकदम? अब देखो बेटा दूसरी पॉइंट, द क्वांटिटी सप्लाई इज रिलेटेड टू द स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल्स ओवर व्हिच इज इट ऑफर्ड, मतलब इनमें दोनों में गैप आएगा। देखो, द लॉ ऑफ सप्लाई इज द माइक्रो इकोनॉमिक लॉ दैट से दैट ऑल द फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, वो भी हम डिस्कस किया था, ceteris paribus, as price of goods or services increases, the quantity of law and services that suppliers offer will increase and vice versa, कम होगा तो कम हो जाएगा। द लॉ ऑफ सप्लाई सेज दैट, देखो यहां पर रखना लॉ ऑफ सप्लाई और बेटा लॉ ऑफ डिमांड, इनमें बेटा कैसा रिलेशनशिप होता है याद रखना, इसके अंदर प्राइस और डिमांड के बीच क्या होता है बेटा, नेगेटिव रिलेशनशिप होती है। ध्यान समझना, एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव रिलेशनशिप। लेकिन यहां पे क्या होगा बेटा, दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट कैसे हो जाएगा, प्राइजेस अगर हाई होंगी तो सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यू नो व्हाट, वहां पे डिमांड ज्यादा होगा, वो सॉरी डिमांड ज्यादा नहीं होगा क्योंकि वहां पर सप्लायर को प्रॉफिट ज्यादा होगा। ऑलराइट, सो लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड में बेसिक आपने डिफरेंस पकड़ना है यहाँ पे।
अच्छा सर ये भी हमें, लेकिन कहता है अदर फैक्टर सेम इन कौन सा कहता है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं हुआ हो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ हो, नंबर ऑफ फॉर्म्स इन द मार्केट, अगर कंपटीशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा अल्टीमेटली, तो फिर बेटा उसके अकॉर्डिंग प्राइजेस एंड सप्लाई के बीच में एक नया रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा। सब बहुत सारा लोग है सप्लाई कर रहा है, सब लोग सप्लाई कर रहा है, अगर एक पीक टाइम पर अगर आप सप्लाई करना रोक देंगे तो आपको लॉसेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, गोल्स ऑफ द फर्म्स एक पर्टिकुलर टारगेट के अंदर कितना उन्हें सप्लाई करना है उसके पे डिपेंड करता है। सेलर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द फ्यूचर प्राइसेस, अगर लगता है फ्यूचर में उसकी प्राइसेस क्या होंगी, पर्टिकुलर चीज से प्राइस कम हो जाएगा तो क्या करता है उस टाइम एक्सेसिव स्टार्ट करता है सप्लाई करना। ठीक है, एंड सब्सिडी पॉलिसी गवर्नमेंट की या कोई प्राइस ऑफ गुड्स, ये बेटा अलग अलग कॉन्स्टेंट फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये हम लोग डिटेल में भी समझाऊंगा आगे, क्योंकि पहले बेसिक पकड़ा दूं आपको। ठीक है, इन सब पर डिस्कस करूंगा, इवन आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा इंपैक्ट कैसे होगा। ठीक है, जैसे बोला स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, किन किन इंपैक्ट होगा, टेक्नोलॉजी का, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, नंबर ऑफ फर्म्स, कितना कंपटीशन है, डिपेंड्स ऑन दैट, गोल क्या है फर्म का, क्या पर्टिकुलर टारगेट्स को अचीव करना है, जैसे एक ड्यूरेशन के अंदर एक साइकिल पीरियड के अंदर अचीव करना है। जैसे मान लीजिए आपको सुनेगा विंटर या समर्स की बात करें तो देखो ध्यान सुनना, अभी आपको पता होगा बेटा विंटर्स के अंदर वुलेंस की मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उस टाइम एक सेल बहुत पीक पे रहेगा। अब ये उसको ऐसे नहीं कर सकता कि थ्रू आउट द ईयर सेल होने वाला है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ही पता है उसको, एक पर्टिकुलर टाइम के पीरियड के अंदर इसको सेल एक्सेसिव सेल बढ़ानी है। मींस विंटर के जो क्लोज हैं उसी टाइम पीरियड में सेल होंगे, समर्स में तो होंगे नहीं, तो ये भी एक फैक्टर बन जाता है। सेलर एक्सपेक्टेशंस, टैक्स एंड सब्सिडी पॉलिसीज एंड प्राइस ऑफ द अदर गुड्स, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स मैं यहाँ पे आगे डिस्कस करने वाला हूं आपसे। ऑलराइट सर, एक देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये आ गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट की मीनिंग समझना, इसको एनालिसिस करके बता रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। अब यार ध्यान सुनना, ध्यान से आपने भी लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई समझा ना, ध्यान से देखो बेटा, अगर प्राइसेस 100 होती हैं, ठीक है, तो डिमांड उसकी कितनी है 5, सप्लाई कितनी होती है क्वांटिटी 50। मतलब अगर प्राइजेस, ध्यान से अगर इसको समझ लिया तो पूरा खेल समझ में आ गया अब तक का सेशन का। प्राइजेस अगर हाई हैं तो तुम ध्यान से देखो सप्लाई भी हाई है, बट डिमांड जो है बेटा वो लो हो रही है। क्यों कर ऐसा क्यों हो रहा है, यहां पर सेलर को बेनिफिट मींस प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, दैट्स व्हाई सप्लाई वो इंक्रीज कर रहा है क्योंकि प्राइसेस बढ़ रही हैं। तुम ध्यान से देखना बेटा, अब प्राइसेस 90 हुई, डिमांड क्या हो रहा है बेटा, अब इंक्रीज हो रहा है, लेकिन सप्लाई तुम ध्यान से देखो बेटा स्क्रीन पे कम होता जा रहा है। सेम रिएक्शन तुम यहां से यहां तक देखो, लेकिन तुम जैसे पॉइंट नंबर 60 पे आओगे, जी हाँ, अगर प्राइसेस जैसे 60 हो जाती हैं तो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है। इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब यहां पर क्वांटिटी भी 25 है, सप्लाई भी उसकी 25 है, एंड यहां पर बेटा एक इक्विलिब्रियम पॉइंट अराइज हो गया। अब ध्यान से अगर देखें तो यहां तक इस स्टेज तक सप्लाई के थ्रू ये जो हो रहा था ये क्या बन रहा था उसका प्रॉफिट, क्योंकि यहां पर प्राइजेस 60, 70, 80, 90, 100 बढ़ता चला गया था, तो हमने एक पॉइंट ऑफ लेवल से प्राइस उसकी सप्लाई भी इंक्रीज करी। लेकिन सेम अगर रिपीट करके देखें, जब प्राइजेस फॉल हुई और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो यहां पर बेटा उसको क्या होने लगा, पहले तो सरप्लस उसको इनकम अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, बट 50 के बाद से जैसे ही प्राइसेस फॉल होना स्टार्ट हुई बेटा, अब ध्यान से अगर देखेंगे डिमांड तो इंक्रीज होती जा रही है, देखो ध्यान से डिमांड तो इंक्रीज होती जा रही है, बट अब उसकी सप्लाई कम हो जा रही है, क्योंकि इससे क्या आ रहा है बेटा, सप्लाई क्यों कम हो रही है समझना, क्योंकि अब इससे क्या होगा बेटा, सेलर को नुकसान होगा, तो वह कम प्राइसेस पे क्या नहीं करेगा, उसे सेल नहीं करेगा। तो अगर जैसी सप्लाई उसे 22, 18, 14 करा, तो मार्केट में बेटा ये क्या हुआ, क्वांटिटी की शॉर्टेज आना स्टार्ट हो जाएगी। जी यहां पर ध्यान से देखो कि पर्टिकुलर कमोडिटी की शॉर्टेज हो रही है, क्यों, क्योंकि उसकी सप्लाई धीरे धीरे कंट्रोल कर ली जाती है, मींस कम कर दी जाती है, क्योंकि सेलर को प्रोड्यूसर से क्या बेटा लॉसेज हो रहे हैं। तो अगर प्राइजेस अगर फॉल होती हैं तो डिमांड तो इंक्रीज होती है, बट सप्लाई क्या होती है बेटा, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। ये मैंने सिर्फ अभी बेसिक इंस्टॉलेशन में डिस्कस किया, सिर्फ बेसिक डिस्कस किया है। नेक्स्ट सेशन में ना अब एक टेक्निकली मैं सारी एस्पेक्ट्स को फिर जोड़ दूंगा आपस में, तो बेसिक सेशन यहां पे इसलिए किया है ताकि आप लोगों का एक बार बेसिक स्ट्रक्चर भी रेडी हो जाए। ऑलराइट बेटा, याद रखना हम लोग ना आपको आपको सक्सेसफुल बना के ही रहेंगे। ऑलराइट, समझाना, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की तरफ लेके जाना, इनकी इंप्लीकेशन, इन्हें अप्लाई कैसे किया जाएगा, प्रैक्टिकली सीखना जरूरी है, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है, एग्जाम के लिए रिटन, लेकिन बेटा इनको सबको आपको इंडस्ट्री के भी जाके अप्लाई करना है। तो अभी से भी सेशन में हम लोगों ने खास तौर से बेसिक्स एस्पेक्ट्स को कवर किया है। इसके बाद में प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात करेंगे बेटा, क्रॉस के बारे में बात करेंगे, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, सारी चीजें आपने 11th में डिस्कस की होंगी, लेकिन मैं इनको प्रैक्टिकली एक एग्जांपल साथ में कोड करूंगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार हो जाएगा, फटाक से आ ही रहा है और आ ही गया है। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।